तो चलिए, साइंस एंड टेक का ये दूसरा क्लास है। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं प्रकाश प्रदूषण से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 6 गांवों को डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो लद्दाख के अभयारण्य का नाम क्या है जहां पे आपको डार्क स्काई रिजर्व लगाई गई है? तो कौन सा अभयारण्य है? तो चांगथांग। चांगथांग। क्या नाम है उनका? चांगथांग। चांगथांग, ठीक है। तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 6 गांवों को डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। अब आते हैं डार्क स्काई रिजर्व के बारे में, हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र है जिनका आकाश प्रकाश प्रदूषण से मुक्त है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसे क्षेत्र है जिनका जो आकाश जो है प्रकाश प्रदूषण से क्या है, मुक्त है। ये पदनाम रिजर्व को प्रकाश प्रदूषण मुक्त आकाश रखने के लिए बाध्य करता है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में स्थित खगोलीय वेधशालाओं के लिए है, ठीक है। अब बोलोगे सर प्रकाश प्रदूषण होता क्या है? तो इसमें नहीं दिया, लेकिन हम बता देते हैं। हमारी आंखें जो है ना, मुख्य रूप से आर्टिफिशियल जो लाइट जो होती है उसको देखने के प्रतिकूल बन गई है, ठीक है। दो तरह के लाइट होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल लाइट होता है, एक होता है नेचुरल लाइट होता है। अब बोलोगे नेचुरल लाइट क्या होता है, प्राकृतिक लाइट क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए सूर्य का रोशनी हो गया, चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी है, तारों की रोशनी है, या फिर जुगनू जो चमकती है वो भी प्राकृतिक रोशनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारी आंखें कुछ समय के बाद इस प्रकार से हो जाएगी सो वो प्राकृतिक रोशनी को देख ही नहीं पाएगी, ठीक है। केवल हमारी आंखें क्या है ना, से जनरली जो होता है काफी बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे तो काफी मतलब चमकदार बल्ब वगैरह ये सब चीजों का यूज किया जाता था। हमारी आंखें जो बन गई है केवल उसी को देखने के लिए बन गई है। तो ऐसे कंडीशंस में एक समय ऐसा आ जाएगा सब पूरी तरीके से प्राकृतिक लाइट को हमारी आंखें पहचानना बंद कर देगा। ये है जो आपका प्रकाश प्रदूषण का क्या है, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान में रखना। तो इसके लिए डार्क स्काई रिजर्व जो है क्षेत्र जो है वहां पे किसी प्रकार के प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग नहीं होता, सॉरी प्राकृतिक रोशनी का ही केवल प्रयोग होता है। और ये जो क्षेत्र जो है पूरी तरीके से, ठीक है, प्रकाश प्रदूषण से मुक्त है। अब आते हैं स्काई ग्लो। स्काई ग्लो स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा, फ्लड लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी के कारण बसे हुए क्षेत्रों में रात के आसमान में सबसे चमकीले तारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। यह है आपका स्काई ग्लो के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार स्काई ग्लो के परिणाम क्या निकला है। तो हल्के समुद्र तट समुद्री कछुओं को घोंसले बनाने के लिए तट पर आने से रोकते हैं। स्काई ग्लो पेड़ों को मौसमी विविधताओं को महसूस करने से रोकते हैं। घोंसले बनाने वाले समुद्री पंछी तक उड़ान नहीं भरने जब तक घोंसले की जगह पर अंधेरा ना हो जाए, ठीक है। कीट जीवन के साथ हस्तक्षेप करता है और कीट शिकारियों को लंबे समय तक शिकार करने की अनुमति देता है। मनुष्य के शक्रेंडियन लय मतलब जैविक घड़ी को बाधित करता है और मेलाटोनिन के उत्पादन को भी बाधित करता है। स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। अब स्काई ग्लो क्या होता है? तो स्काई ग्लो स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा, फ्लडलाइट और बाहरी सजावटी रोशनी के कारण बसे हुए क्षेत्रों में रात के आसमान में सबसे चमकीले तारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। ये होता है स्काई ग्लो, होता है जो कि एक तरह का क्या है, तो प्रदूषण है, ठीक है। किस प्रकार का प्रदूषण है? तो प्रकाश प्रदूषण है, ठीक है। जो कि बहुत सारी चीजों को मतलब क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब आते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, जिसको हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, लीगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है लीगो, ठीक है। लीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल, ठीक है। तरंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, वेब वेब ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, जिसको हम लोग संक्षेप में लीगो कहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत की लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वर्षाला लीगो को अंतिम रूप से क्या की है, मंजूरी दे दी है, ठीक है। लीगो प्रयोगशालाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों जैसी बड़ी खगोलीय वस्तुओं की गति से उत्पन्न लहरों का क्या करता है, पता लगाता है, ठीक है। लीगो इंडिया वेधशाला अमेरिका में, ठीक है, लुइसियाना और वाशिंगटन के बाद अपनी तरह की तीसरी वेधशाला होगी, ठीक है। तो लीगो इंडिया वेधशाला की बात करेंगे तो अमेरिका में लुइसियाना और वाशिंगटन के बाद अपनी तरह का तीसरी वेधशाला होगी, ठीक है। निर्माण कौन कर रहा है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन के आधार पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और लीगो की शुरुआत कहाँ पे की जाएगी? तो
2030 में वैज्ञानिकों द्वारा महाराष्ट्र के हिंगौली जिला में इसे शुरू करने की योजना है। ठीक है, तो LIGO कहाँ पे लगेगा तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र के हिंगौली जिला में। ठीक है, ध्यान रखना। डार्क स्काई पार्क कहाँ पे था? डार्क स्काई रिजर्व की बात, पार्क नहीं रिजर्व, तो कहाँ पे होगा? चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य। चांगथांग बना। डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में है सर, डार्क स्काई पार्क, इसी का 6 जगह और एक डार्क स्काई वाला और भी कोई जगह था ना, मैं खुद भूल गया। पेंच टाइगर रिजर्व सर। पेंच टाइगर रिजर्व में, तो एक ही जगह आप लोग का है, कनेक्ट कर देते। मैंने बोला था रिजर्व क्षेत्र बोला था इसको याद रखने के लिए, पार्क बोला था, पेंच होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत, जो कि 1916 में प्रस्तावित किया गया, गतिशील वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा करती है, जिससे अंतरिक्ष काल में किसी भी वस्तु में संक्षिप्त विकृतियां होती है। जैसे ही एक गुरुत्वाकर्षण तरंग पृथ्वी को पार करती है या पृथ्वी को एक तरह संपीड़ित करती है और लंबवत दिशा में उभरी जाती है। हालांकि इसका प्रभाव न्यूनतम है, जो कि गुरुत्वाकर्षण सभी प्राकृतिक बलों में सबसे कमजोर है। ठीक है, ये तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती है, अपनी उत्पत्ति और गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के बारे में भी जानकारी देती है। तो इतनी चीजें हमको ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहले LIGO का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, क्या होता है? तो लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, इंग्लिश आप लोग देख लेना। LIGO इंडिया में अपने तरफ का, विश्व में अगर बात करेंगे तो तीसरा है। इससे पहले लुसियाना अमेरिका में, वाशिंगटन के बाद तीसरा है। और LIGO की शुरुआत की बात करेंगे तो कहाँ पे किया जा रहा है? 2030 तक बनकर तैयार होगा, महाराष्ट्र के हिंगौली जिला में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेन ट्रैकिंग। हाल ही में रेलवे सूचना प्रणाली, जिसको CRIS के नाम से भी जानते हैं, ट्रेनों के कुशलता से चलाने में मदद करने के लिए तथा लाइव ट्रैकिंग के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ट्रेनों के ट्रैकिंग करने के लिए CRIS क्रिस जिसको बोलते हैं, तो ट्रेनों को कुशलता से चलाने में मदद करने के लिए तथा लाइव ट्रैकिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, ट्रेन ट्रैकिंग के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने नाविक, भुवन, क्वांटम इंस्क्रिप्शन और AI को एकीकृत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय रेलवे ने इसरो से बैंडविड्थ लिया है और अपने सिस्टम को नाविक और भुवन के साथ एकीकृत किया है, इंटीग्रेट करते हुए जोर दिया है। प्रत्येक लोकोमोटिव में एक उपकरण और एक सिम लगाया जाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। CRIS ने ऐसे 90 उदाहरणों की पहचान की है जहां AI रेलवे सेवाओं को बढ़ा सकता है, जिसमें सीट आवंटन और मालगाड़ी के खाली होने के समय की जानकारी भी मतलब क्या होगा? प्रदान करेगा। ठीक है, तो ट्रेन ट्रैकिंग के लिए क्रिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक है, भुवन पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। हाल में इसरो ने मैप माई इंडिया से साझेदारी करके, ठीक है, भूबंध नामक स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल तैयार किया है। भुवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, भुवन गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण है। गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण है, जो इसरो संचालित उपग्रह अनुप्रयोग है, जो 2D 3D पृथ्वी की सतह प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों को भूबन की मदद से जियो टैग किया जाएगा। ठीक है, जियो टैग करने पे क्या होता है? उनका लोकेशन आ जाता है, उसका मैप आ जाता है और उसका टाइमिंग वगैरह ये सब आ जाता है। ठीक है, संभावित उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं भूबन का? तो स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन में, आपदा प्रबंधन में भी हो सकता है, वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन में भी हो सकता है। बेड़ा मतलब शिप में। ठीक है, शिप का फ्लीट होता है ना, फ्लीट, उसी को बेड़ा कहते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन के साथ एकीकरण भी कर सकते हैं, सटीक समय को भी पता करने में होगा। हम मानचित्र और जियो डेटिंग डेटा कैप्चर करने में भी इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो मुख्यतः भुवन का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? ठीक है, तो मुख्यतः जो होता है गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण है और ये किसी जगह वगैरह का लोकेशन वगैरह ट्रैक वगैरह करने में इसका यूज मेनली हो सकता है भुवन का। और साथ में भुवन के अलावा क्या था? तो भुवन के अलावा भारतीय रेलवे क्या प्रयोग करेगी? नाभिक का भी प्रयोग करेगी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे आते देखेंगे केस्लर सिंड्रोम। यह एक ऐसी घटना संदर्भित करता है जहां पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय मलबा एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंच जाता है, जो टकराव के कारण एक झरने की तरह कार्य करता है तथा जो तेजी से अधिक मलबा उत्पन्न करता है, जो उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष मिशनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केस्लर सिंड्रोम, जो कि मतलब क्या होता है? एक अंतरिक्ष मलबा है। ठीक है, जो कि किसके लिए मतलब दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है?
उपग्रह के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष मिशन के लिए एक क्या होता है, गंभीर खतरा है। ठीक है, जहाँ पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय मलबा एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंच जाता है, जिसकी संख्या अधिक हो जाती है, क्वांटिटी अधिक हो जाती है। इसको केसलर सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। दृश्यमान ब्रह्मांड जिसे पृथ्वी, सूर्य, तारे और परमाणुओं से बने आकाश गंगाएं शामिल है, ये ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 5% से भी कम है। ठीक है, अब बात करें जो ब्रह्मांड जिसमें पृथ्वी, सूर्य और परमाणु से बने आकाश गंगा शामिल है, वो टोटल ब्रह्मांड का 5% भी नहीं है। ब्रह्मांड का शेष भाग के रहस्यमय अदृश्य पदार्थ को डार्क मैटर कहते हैं, जो कि लगभग 25% है। मतलब ब्रह्मांड का शेष भाग है जो कि लोगों के लिए अभी भी मतलब अनोखा बना हुआ है, रहस्यमय बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उसको क्या बोलते हैं, उनको डार्क मैटर कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण विकर्षण डार्क एनर्जी लगभग 70% है। ठीक है, तो 70 अब 25 कितना हो गया ये, 95। 5% जो आकाश गंगा हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया, ये सब मात्र 5% है। अब आता है डार्क मैटर होता क्या है। तो डार्क मैटर यह उन कणों से बना है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये विद्युत चुंबकीय संपर्क के माध्यम से परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। ये ऐसे कण हैं जो गहरे होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, ध्यान रखें, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। जो एक विद्युत चुंबकीय घटना है, किस प्रकार की घटना है, तो विद्युत चुंबकीय घटना है। और पदार्थ, क्योंकि उनके पास सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डार्क मैटर कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बलों के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, और न तो प्रकाश को ही अवशोषित करता है या उत्सर्जित भी करता है, न तो अवशोषित करता है और न तो उसको उत्सर्जित करता है, जिससे उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक दृश्य वस्तुओं पर इसके प्रभावों के माध्यम से इसके अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डार्क मैटर। अब क्या होता है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है, तो डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक प्रकार का सैद्धांतिक रूप है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करते हुए एक नकारात्मक और प्रतिकारक बल उत्पन्न करता है। इसे ब्रह्मांड के अवलोकन किए गए त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे धीमा करने के बजाय समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार दर को तेज करने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इसको डार्क एनर्जी कहते हैं। मतलब डार्क एनर्जी ऊर्जा का ही मतलब एक सैद्धांतिक रूप है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में मतलब कार्य करते हुए नकारात्मक और प्रतिकारक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, नकारात्मक भी और प्रतिकारक भी करता है। ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करता है, इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। मतलब ऊर्जा तो है लेकिन विपरीत तरीके से काम करता है। अब एक और भी निकल कर जिसको बोलते हैं फोनॉन। क्या होता है फोनॉन, इसको भी जरा समझते हैं। शोधकर्ताओं ने फोनॉन को विभाजित करने, उनकी क्वांटम विशेषताओं और क्वांटम राज्यों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। फोनॉन के बारे में जान लेते हैं। एक फोनॉन होता है, एक प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो फोनॉन अर्धकण होते हैं जो ठोस पदार्थ में परमाणुओं तथा अणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसी पदार्थ की उष्मा चालन और उष्मा गुणों में महत्वपूर्ण है। इस उपलब्धि से ध्वनि आधारित क्वांटम कंप्यूटर और अत्यधिक सटीक माप उपकरणों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, मतलब फेनोन के तकनीक से क्या हो सकता है, तो ध्वनि आधारित क्वांटम कंप्यूटर और अत्यधिक सटीक माप उपकरणों का भी निर्माण हो सकता है। वर्तमान में रैखिक ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब प्रकाश के कणों का उपयोग करके क्यूबिट के रूप में करती है। हालांकि प्रोटॉन और फोनॉन दोनों क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के प्रमुख केंद्र बिंदु है। ठीक है, प्रोटॉन भी और फेनॉन भी, अब दोनों में अंतर दिए हुआ है। प्रोटॉन्स प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगों से जुड़े छोटे ऊर्जा के पैकेट है। ठीक है, फोनॉन ध्वनि तरंगों के लिए ऊर्जा का पैकेट है। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन्स में क्या होता है, तो प्रकाश और विद्युत चुंबकीय होता है। ठीक है, अब फोनॉन में क्या होता है, तो फोन से ही पता चल रहा है ना, प्रोटॉन का मतलब तो लाइट ही होता है। तो ये ध्वनि तरंगों के लिए ऊर्जा का पैकेट है। प्रोटॉन खाली जगह से होकर यात्रा कर सकता है, खाली जगह से होकर भी यात्रा कर सकता है, जबकि फोनॉन को हवा या जल जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि प्रोटॉन को तरंगदैर्ध्य से अलग अलग हो तो ये आमतौर पर बिल्कुल ही परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। जब अलग अलग तरंगदैर्ध्य के फेनॉन को एक दूसरे से टकराते हैं तो परस्पर क्रिया कर सकते हैं, जिससे एक अलग तरंगदैर्ध्य उत्पन्न हो जाता है। फोटॉन कण को तरंग सदस्य दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, जिससे तरंग कण द्वंद्व के रूप में हो जाता है। फोनॉन पूरी तरह से तरंग जैसी इकाई है और यह कण जैसी गुणों का प्रदर्शन नहीं करता। तो हो सकता है दोनों में अंतर आपसे पूछा जाए, तो फोनॉन ध्वनि तरंगों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रकाश और विद्युत
फोटोन जो होता है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि फेनोन के लिए, ठीक है, इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हवा या जल शामिल होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। चर्चा में रहे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली, कुछ शब्दावली है जो कि चर्चा में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसॉन कण, ठीक है। हिग्स बोसॉन जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल के तौर पे भी जानते हैं। तो हिग्स बोसॉन अन्य कणों में उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। 2012 में लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर ने इसकी खोज ने उस क्षेत्र के लिए साक्ष्य प्रदान किया जो अन्य कणों के द्रव्यमान देता है, ठीक है। तो ये हिग्स बोसॉन की खोज कब की गई थी, 2012 में। किसने की थी, तो लार्ज हैड्रॉन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। बात करेंगे, इससे यह सर समझने ये में मदद मिलती कोलाइडर है कि है, हम्म, ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट क्या है प्लानेट क्या है, क्या ये कुछ इसका स्पेस वगैरह का नाम है, लार्ज क्या क्या है हेड्रॉन ये? कोलाइडर। ये सर व्यक्ति के नाम नहीं स्विट्जरलैंड है? वहाँ अर्थ के नीचे एक्सपेरिमेंट है वही। इंस्टीट्यूट। अच्छा ठीक है, मुझे सर लगा ये व्यक्ति का फ्रांस नाम है, ठीक है। सर ये फ्रांस में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है सर। ठीक है, तो 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इसकी खोज ने उस क्षेत्र के लिए एक साक्ष्य प्रदान किया जो अन्य कणों का द्रव्यमान देता है, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो ये हिग्स बोसॉन की खोज 2012 में हुई थी, ठीक है। अब आते ग्रेविटेशनल वेव। यह स्पेस टाइम में वो रिपल्सल है जो कि ब्रह्मांड में कुछ समय आक्रामक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण होती है, जैसे कि ब्लैक होल का टकराना या फिर तारों का विस्फोट होना। इसको क्या बोला जाए, ग्रेविटेशनल वेव, जिसको गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है। इसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा की गई थी और बाद में 2012 में इसका पता चला। जब प्रकाश की गति से चलने वाली गुरुत्वीय तरंगे पृथ्वी को पार करती है तो वह पृथ्वी को एक तरफ संकुचित होती है और लंबवत दिशा में उभारती है। हालांकि इसका प्रभाव न्यूनतम होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी प्राकृतिक बलों से सबसे कमजोर बल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे यहाँ पे ब्लैक होल्स, ठीक है, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र है जहां भारी मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे आयतन में क्या होता है, समाहित होता है। इससे इतना तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उत्पन्न होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसका निर्माण तब होता है जब विशाल तारों का क्या होता है, पतन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक शब्द और भी चर्चा में रहा जिसका नाम है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी एक ऐसे बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां भौतिक मात्राएं जैसे घनत्व और गुरुत्वाकर्षण असीम रूप से बड़ी हो जाती है, जिससे भौतिकी के नियम क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बात करेंगे सिंगुलैरिटी का संबंध किससे, तो सिंगुलैरिटी का संबंध किससे है, तो ब्लैक होल से। किससे है, ब्लैक होल से, ठीक है। एक शब्द है जिसका नाम है गोल्डी लॉक्स जोन। क्या होता है, तो इसे निवास योग्य क्षेत्र भी समझा जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सो। यह एक तारे के चारों ओर के उपस्थित वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी के समान किसी भी ग्रह की सतह न तो अधिक गर्म होती है न ही मतलब ठंडी होती है, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना है, ठीक है। ग्रह की सतह पर जल भी मौजूद हो सकता है जो पृथ्वी के बराबर ही सूर्य प्रकाश को भी प्राप्त कर सकता है। तो गोल्डी लॉक्स वो वैसा जगह की बात करते हैं जहां पे जीवन की संभावना हो, क्योंकि इसका सतह जो होता है न तो बहुत अधिक गर्म होता है न तो मतलब बहुत अधिक ठंडा होता है। हो सकता है वहां पे पानी की उपस्थिति हो। ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं, तो गोल्डी लॉक्स कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब है गुरुत्वीय लेंसिंग। गुरुत्वीय लेंसिंग ऐसी घटना है जो आकाशगंगा या ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपने पीछे की वस्तुओं से प्रकाश को मोड़ता है और आवर्धित करता है। इस प्रभाव की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सापेक्षता के समान सिद्धांत द्वारा की गई है और यह खगोलविदों को दूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। यह डार्क मैटर की उपस्थिति तथा मानचित्र करने और ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने में भी मदद करता है। आइंस्टीन का क्रॉस गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की एक विशेष महत्व है जहां एक अग्रभूमि पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष समय की वक्रता एक क्रॉस के बिंदुओं की तरह इसके पीछे के प्रकाश को चार भागों में विभाजित करती है। आइंस्टीन रिंग्स गुरुत्वीय लेंसिंग का एक महत्वपूर्ण घटना है जब दो आकाशगंगाएं एक दूसरे के पीछे लगभग पूरी तरह से मतलब क्या होता है, संरेखित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस घटना को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गुरुत्वीय लेंसिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। कुल कितने लैग्रेंज पॉइंट है, तो कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है। लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, लैग्रेंज 3, लैग्रेंज 4, लैग्रेंज 5, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट वह स्थान है जहां दो बड़े बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव
ठीक है, एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए मतलब क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्री बल बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य प्रणाली का L1 बिंदु सूर्य के निर्बाध दृश्य प्रदान करता है। ठीक है, तो L1 को ही हमारा अध्ययन करने के लिए कौन सा गया था, आदित्य L1 गया था। ठीक है, अब आते पुनः प्रोजय लैंडिंग वाहन जिसको RL भी कहते हैं। तो एक पुनः प्रोजय प्रोजय प्रक्षेपण प्रणाली के अपने घटकों के पुनः चक्रण को सक्षम बनाते हैं, जिससे वाहन को मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने की अनुमति होती है। RLBTD का विन्यास एक विमान के समान है। ठीक है, ध्यान रखना है, और इससे प्रक्षेपण यान और विमान दोनों की जटिलता का मिश्रण है। उदाहरण RLB को इसरो द्वारा एक पूर्ण रॉकेट पूरी तरह से पुनः प्रोजेक्ट सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा इसको रिवीजन करवाता हूँ, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। हो सकता है इसमें कुछ हमारे एग्जाम में आ जाए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए, से डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पे लगाया गया है डार्क स्काई रिजर्व, क्या बताएंगे? जी लद्दाख। लद्दाख के चांगथंग लद्दाख में। ठीक है, अभ्यारण्य में। एक और है सर, हांडले में भी लगाया गया है सर, डार्क स्काई रिजर्व है वो भी। और डार्क स्काई पार्क है सर, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच लगाया गया है। ठीक है, कहाँ पे लगाया गया? महाराष्ट्र में। पार्क सर पेंच में है, रिजर्व दो जगह पे है, हांडले बिल्कुल। और ठीक है, चांगथंग। बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद के स्काई ग्लो। स्काई ग्लो के बारे में आप लोग जान के क्या होता है, एक प्रकार का सजावटी रोशनी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि मतलब क्या होगा, जो प्राकृतिक लाइट जो आना जो रहता है ना, उसको मतलब क्या करता है, वो क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, प्राकृतिक रोशों को बाधित कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब विभिन्न अध्ययनों के अनुसार स्काई ग्लो के परिणाम की बात करेंगे तो यही सब परिणाम है, जो कि हल्के समुद्र तट पे समुद्री कछुओं को घोंसले बनाने के लिए तट पे जाने से रोक देता है। स्काई ग्लो पेड़ों को मौसमी विविधताओं का महसूस करने से भी रोक देता है। घोंसले बनाने वाले समुद्री पक्षी तब तक उड़ान नहीं भरते जब तक घोंसले की जगह पे अंधेरा ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें उसका क्या है, निगेटिव चीजें हैं। ठीक है, लीगो का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, लीगो का फुल फॉर्म? लेजर इंफेरोमीटर। लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। बिल्कुल ठीक है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तरंग वेधशाला जिसको हम लोग लीगो के तौर पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। लीगो इंडिया के बारे में बात करेंगे तो अपने तरह का कैमा बनने वाला है। कितने नंबर पे बनने वाला है लीगो इंडिया? तीसरा। तीसरा बनने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखना है, तीसरा बनने वाला है। ठीक है, बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे तो कहाँ पे लीगो स्थापित किया गया, कहाँ पे किया जाएगा लीगो का स्थापित, तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र के हिंगोली में। ठीक है, ट्रेन ट्रैकिंग की बात करेंगे तो CRIS ने किसके साथ समझौता किया है, तो क्या बताएंगे? इसरो के साथ। इसमें किस किस तकनीक की मदद ली जाएगी, तो क्या बताएंगे? तो लोकेशन बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, जमीन को सूचीबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? लोकेशन के लिए नाविक, सूचीबद्ध के लिए भुवन। हाँ ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ में क्वांटम इंक्रिप्शन का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब रेलवे में आपका AI का तकनीक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और AI इससे मतलब क्या होगा, इससे मतलब AI रेलवे सेवाओं को बढ़ा सकता है, जैसे सीट का आवंटन, मालगाड़ी के खाली होने के समय में जानकारी, ये सारी चीजें आपको दिया जा सकता है। ठीक है, भुवन पोर्टल की बात करेंगे तो भुवन पोर्टल को विकसित किसने किया है? इसरो ने मैप इंडिया से साझेदारी करके इस पोर्टल को विकसित किया है। ठीक है, अब भुवन पोर्टल कहाँ पे आएगा, तो भारतीय गूगल मैप का भारतीय संस्करण का नाम क्या है, भुवन पोर्टल है। ठीक है, जो इसरो संचालित उपग्रह का अनुप्रयोग है, जो 2D 3D पृथ्वी की सतह प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ठीक है, बात करें केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम क्या है, तो एक तरह का मतलब ध्यान में मलबा है। ठीक है, ध्यान, पृथ्वी के चारों ओर, हाँ बिल्कुल, कक्षीय मलबा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अगर बात करेंगे तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि लगभग कितना % है दोनों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड का? डार्क मैटर 5% और डार्क एनर्जी है
95% है टोटल, ठीक है। और हमारी जो आकाश गंगा है, पृथ्वी सूर्य, जिसमें आ तो मात्र क्या है, 5% है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे डार्क मैटर की, बात करेंगे तो प्रकाश को अवशोषित करता है या नहीं करता है? डार्क मैटर प्रकाश को, लाइट को ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। और उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? नहीं। तो इसी वजह से इसको पहचानना मतलब क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मतलब मान लीजिए हम लोग किसी चीज को पहचानते कैसे हैं, किसी भी चीज पे लाइट पड़ता है तो हमारी आईज उसको देखती है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद हम उसको पहचानते हैं। लेकिन डार्क मैटर दोनों ही काम नहीं करती है, इसलिए इसको पहचानना क्या होता है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और डार्क एनर्जी की बात करेंगे तो ये किस प्रकार की गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करती है, या फिर मतलब गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष दिशा में काम करती है? विपरीत। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। फेनॉन की बात करेंगे तो फेनॉन ध्वनि से संबंधित है या फिर लाइट से संबंधित है? फेनॉन ध्वनि से। ध्वनि से संबंधित है फेनॉन, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ध्वनि आधारित क्वांटम कंप्यूटर और अत्यधिक सटीक माप उपकरणों के निर्माण में ये सहायक हो सकता है। अब फोटोन की बात करेंगे, फोटोन किससे संबंधित है? तो प्रकाश और विद्युत से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, दोनों का जुड़ा हुआ। फेनॉन की बात करेंगे ध्वनि से। फोटोन को किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, किसी मीडियम की आवश्यकता होती है कि यात्रा करने के लिए? नहीं होती, खाली जगह से भी कर सकती है, ठीक है। जबकि फेनॉन को आवश्यकता होती है, किसकी किसकी आवश्यकता होती है, तो हवा या फिर जल की आवश्यकता जो होती है कोई भी मीडियम होती है, ठीक है, कोई भी मीडियम चाहिए। हिग्स बोसन या फिर जिसको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं, इसकी खोज कब की थी, कब हुई थी इसकी खोज? 2012। और कहाँ पर इसकी खोज हुई थी? लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर। बिल्कुल, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव या फिर गुरुत्वीय तरंग की बात करेंगे, इसमें क्या बता सकते हो? ठीक है, इसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा की गई थी। और बाद में इसके पता कब चला इसके ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, तो 2012 में, ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो सभी बलों में कमजोर है सबसे, या फिर सबसे मजबूत है, क्या बताएंगे? इसलिए ग्रेविटेशनल वेव का प्रभाव न्यूनतम होता है या फिर अधिकतम होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है, ध्यान रखें, क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। ब्लैक होल्स की बात करेंगे तो ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र है जहाँ भारी मात्रा में द्रव्यमान और छोटे आयतन में समाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल्स में प्रकाश जाके वापस आ सकती है क्या? नहीं। नहीं आ सकती है, ठीक है। और ब्लैक होल्स का निर्माण कब होता है, जब विशाल तारों का मतलब क्या होता है, तो पतन होता है, ठीक है। सिंगुलैरिटी की बात करें, सिंगुलैरिटी किससे जुड़ी हुई है, ब्लैक होल से जुड़ी हुई है या फिर मतलब एक्सोप्लैनेट से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिंगुलैरिटी में फिजिक्स का लॉ काम करता है कि नहीं काम करता है? नहीं काम नहीं करता। करता है, ठीक है। गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में बात करेंगे तो कैसा स्थान होता है, ठीक है, एक्सोप्लैनेट से है या फिर ब्लैक होल से संबंधित है? एक्सोप्लैनेट। बिल्कुल, ठीक है। गोल्डी लॉक्स की बात करें, वैज्ञानिकों का क्या मानना है, ये स्थान योग्य निवास हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा, या फिर पृथ्वी जैसा होता है? पृथ्वी के ही समान होता है। पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। और साथ में इसके पास ये भी कैपेबिलिटी है, सो पृथ्वी के बराबर ही सूर्य से प्रकाश भी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। गुरुत्वीय लेंसिंग की बात करेंगे तो गुरुत्वीय लेंसिंग कैसी घटना है जहां आकाशगंगा या ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपने पीछे की वस्तु से प्रकाश को मोड़ता है, आवर्धित करता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी परिकल्पना किस सिद्धांत के आधार पर की गई है, तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पे, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है गुरुत्वीय लेंसिंग का, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्टार वगैरह बहुत दूर है, तो उसका निरीक्षण करने में क्या होता है, खगोलविद को मतलब क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो इसका संबंध किससे है, सूर्य से है या फिर चंद्रमा से इसका संबंध है? सूर्य से। ठीक है, तो सूर्य से इनका संबंध है, ध्यान में रखना। ये किसी भी दो बॉडी के बीच का स्पेस होता है दोनों से ऐसा जहाँ ग्रेविटेशन इक्वल हो। क्वेश्चन किए तो हाँ बिल्कुल, दो, हाँ मेनली जो अर्थ से और मतलब किसका है, सन से है, ठीक है, दो चीज से, ठीक है। और कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं तो क्या बताएंगे? 5। बिल्कुल, ठीक है, 5 होते हैं, ठीक है। आरएलवी तकनीक क्या है, आरएलवी तकनीक?
भेज कर वापस आने का। बिल्कुल ठीक है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है जिसको बार बार हम लोग प्रयोग कर यूजल सकें। लॉन्च व्हीकल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। मतलब इसको फिर से जिससे वाहन को मिशन के बाद पृथ्वी पर पुनः वापस आने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ शब्द है। एक्सपोसैट मिशन की बात करेंगे तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, एक्सपोसैट को क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, किसके बारे में जानकारी करेगी एक्सपोसैट, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगी? ब्लैक ठीक है, तो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। ठीक है, गगनयान का पहली परीक्षण अभियान, गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान कब शुरू होगा? 2023 में। और किससे? TB-D1 से हो चुका है। ठीक है, और क्या पता किया जाएगा, तो इसमें क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन किया जाएगा। अगर किसी भी खराब परिस्थिति आ गई तो जो क्रू मेंबर जो है वो बाहर निकल सकते कि नहीं, तो क्रू एस्केप सिस्टम के लिए क्या होगा, इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन की बात करेंगे तो इसको किससे लॉन्च किया गया है, क्या बताएंगे? तो PSLV C-57 से। ठीक है, भारत का प्रथम सौर मिशन सर भी है। इसका ठीक है, मेन PSLV है, और 56 57 मतलब इसका वो क्रम है कि कौन से क्रम पे हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे DSR मिशन की बात करें तो किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, इसे तो क्या बताएंगे? सिंगापुर। सिंगापुर को। ठीक है, और किस किस उससे रॉकेट से तो क्या बताएंगे? PSLV C-56। बिल्कुल PSLV C-56। ठीक है, और चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? LV-M3-M4। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। LV-M3-M4 है। ठीक है, एम का मतलब मार्क 4 होता है। ठीक है, NVS-01 की बात करेंगे तो इसको किससे लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? ठीक है, NVS-01 की बात करेंगे, ये मतलब अगली पीढ़ी के नाविक श्रृंखला का पहला उपग्रह है। ठीक है, तो नाविक श्रृंखला का पहला उपग्रह किसके हेल्प के लिए इसको लाया गया, तो क्या बताएंगे? तो मुख्य जो नौवाहन जो होता है ना, नौवाहन नहीं होता है, और पोत होता है ना, जहाज वगैरह चलता है समुद्र के नेविगेशन बीच में, नेविगेशन या फिर नेविगेशन के लिए मछुआरा वगैरह जो समुद्र के है। अब मछुआरा समुद्र में गए और सडन मतलब कुछ मतलब शुरू हो गया, तो नाविक के द्वारा उनको क्या किया जाएगा? ठीक है, अलर्ट तो मिल उनको, जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, तो फोन में भी आप नाविक डाउनलोड कर सकते हो। फोन में जो भी इंडियन फोन से सब में नाविक का आ गया, तो नाविक के माध्यम से उनको अलर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप जीपीएस के ऊपर तो सर आप एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीपीएस के ऊपर किसका कंट्रोल है? यूएसए का यूएस है। का। ठीक है, या तो आप खुद सर्च करो या फिर यूएसए इंडिकेट करेगी। ड्यूरिंग द अगर बात करेंगे तो कारगिल वार जिस समय 1991 में हुआ था, अमेरिका ने हमें सपोर्ट देने से इनकार कर दिया, सब नहीं देंगे आपको जीपीएस को सपोर्ट, आपको नहीं देंगे। दैट टाइम वी आर वेरी डिस्परेट, बहुत दिक्कत हुई थी उस समय हमें। ठीक है, और कारगिल के समय भी ठीक है 24/7 हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा, तो मान लीजिए कुछ ऐसा सिनारियो पैदा हो गया, उस समय हमको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, तो हमारा ना तो कोई रॉकेट काम कर सकता है, ना तो हमारा कोई मिसाइल सिस्टम काम करेगा, विदाउट लोकेशन का तो कुछ भी नहीं काम कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में चाइना ने भी अपना बाइडू को विकसित किया है। हमने किसे विकसित किया है? नाविक को विकसित किया है। नाविक। रसिया ने भी कुछ विकसित किया है, मैं भूल ना उसका नाम क्या है। रसिया ने भी अपना, रोसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस तो वहाँ का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसने हाँ नेविगेशन हाँ। सिस्टम अपना विकसित किया, मैं भूल रहा हूँ। चाइना का बाइडू है, हमारा नाविक है, रसिया का भी कुछ है। ठीक है, तो टेली OS 2 मिशन की बात करेंगे तो इसको किससे लॉन्च किया गया टेली OS 2 को? तो PSLV C-55 C-55। से। ठीक है, रशिया ध्यान का में रखना है। ठीक ग्लोनास है, है। हाँ ग्लोनास, वेरी गुड। ठीक है, क्या ग्लोनास, नाम है हाँ। इसका? ग्लोनास है। ठीक है, ग्लोनास। वन वेब की बात करेंगे, वन वेब इंडिया 2। ठीक है, तो ये इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। ये जो मुख्य रूप से किसके लिए है? सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। किसके लिए है? सैटेलाइट इंटरनेट के लिए वन वेब का। ठीक है, वन वेब में शेयर जो है ना, भारती एयरटेल का भी इसमें शेयर है। ठीक है, तो भारती और एयरटेल का यूपी भी इसमें गवर्नमेंट शेयर का। है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वन वेब सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च किया है। ठीक है, शुरू में इसको ये लॉन्च करने वाली थी, क्या नाम था इसका, रशियन गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली थी, लेकिन बाद में जब वो प्रॉब्लम जो शुरू होगा यूक्रेन वगैरह, तो उसने लॉन्च करने से मना कर दिया। तो इन लोगों ने कुछ पैसा वगैरह भी दिया, तो पैसा भी रख लिया, और कुछ स्पेस क्राफ्ट था वो भी नहीं लौटाया। ठीक है, तो फिर नासा ने, तो ये फिर उसके बाद क्या, एलन मस्क के बाद, एलन मस्क ने पैसे उससे बहुत मांगे, तो अंतिम में इसके पास यही ऑप्शन था, तो बढ़िया से भरोसेमंद है तो इसरो के पास आओ। तो इसरो ने 36 सैटेलाइट को इसके एक साथ लॉन्च किया। ठीक है, US-07 की बात करेंगे तो फरवरी 2023 में SSLV D2 के साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, और EOS-07 क्या है?
तो US-07 एवं 2 अन्य उपग्रह जानुस 1 अमेरिका एवं चेन्नई स्थित स्पेस किट्स इंडिया के आजादी सेट 2 को लॉन्च किया गया। ठीक है। EOS-06 की बात करेंगे तो इसको PSLV C-54 से लॉन्च किया गया। ओशन सेट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया। ठीक है। तो कुछ उपग्रह है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है।